वंदे मातरम साथियों। आज नया टॉपिक अपने राजस्थान की नदियां प्रारंभ करते हैं। और राजस्थान की जो नदियां हैं, ये राजस्थान के नदियों को हम कह किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक तो ये प्रारंभिक तौर पे हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो मित्रों ये है कि जो ये राजस्थान की नदियां हैं, इनमें मुख्यतः आज क्या कल क्या है, सहायक नदियों पर केंद्रित बहुत अधिक क्वेश्चन आ रहा है। इसके बाद में इनके ऊपर कोई बांध बने हुए हैं, परियोजनाएं बनी हुई है, तो उनके बारे में, इनके किनारे कोई शहर बसे हुए हैं, इनके बारे में। और तीन बेसिक क्वेश्चन कि कोई भी नदी है उसका उद्गम कहां से होता है, उसका प्रवाह चित्र यानी वो कहां कहां से बहती है, और उसका समापन कहां पे है। ये बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। इसके अलावा भी अन्य क्वेश्चन होते हैं, उनकी जैसे जैसे हम आगे चलेंगे अपने बात करते जाएंगे। यहां मित्रों एक चीज अपने को ध्यान रखनी है, वो ये कि जो ये नदियों वाला चैप्टर है, इसको आप अच्छी तरह से, क्योंकि मैं हर एक नदी को समझाने का आपको प्रयास करूंगा, तो अच्छी तरह से इसको करते हुए चलें। और जैसे कुछ तथ्यात्मक क्वेश्चन होते हैं, जैसे अपवाह तंत्र, जल ग्रहण चित्र, किस नदी का कम है किसका ज्यादा है, इस तरह के जो क्वेश्चन रहते हैं, या सबसे अधिक नदियां कहाँ हैं, किस संभाग में है, किस जिले में है, सबसे कम कहाँ है, इस तरह की जो तथ्यात्मक क्वेश्चन रहेंगे वो अपने सबसे लास्ट में करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे यहाँ नदियां हैं, ये नदियां है, इनका अपवाह तंत्र है, ये अपवाह तंत्र किस तरह से है राजस्थान में। तो अपने राजस्थान की नदियों की चर्चा करें तो अपवाह तंत्र में जैसे एक बार सीधा सा आप समझ लीजिए, आप ये मान लीजिए कि अपने राजस्थान का मैप एक लगभग लगभग बना लेते हैं, मान लेते हैं कि ये राजस्थान है। समझने के लिए हम ये मान लेते हैं, ठीक है। इस राजस्थान में क्या है, बिल्कुल बीच में, जैसे हमने देखा था भौतिक प्रदेश के टाइम में, ये बिल्कुल बीच में इसके क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला है। कौन सी श्रृंखला है? अरावली पर्वत श्रृंखला बिल्कुल इसके बीच में, यानी इस तरह से, कहां से, ये दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर इस तरह से क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला। अब ये ऊंची पहाड़ी चोटियां हैं, ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये क्या करती हैं, ये भारत में एक तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये अपने को पता होना चाहिए। और दूसरी क्या है कि इसको, ये राजस्थान में तो मुख्य तौर पे करती है, इसको पूरे भारत में ही क्या कहा जाता है, महान जल विभाजक कहा जाता है। महान जल विभाजक कैसे कहते हैं कि ये क्या है कि नदियों के जल को दो भागों में विभाजित कर देती है। दो भाग कौन से? जैसे हम पूरे मैप में जाएं, पूरे मैप को देखें, तो हम देखेंगे कि इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी इधर है, और इस साइड में क्या है, इस साइड में आगे अरब सागर है। यहां बंगाल की खाड़ी, और इधर ये बंगाल की खाड़ी, और इस साइड में पूर्व में बंगाल, पश्चिम में क्या है, अरब सागर। अब ये राजस्थान में जो नदियां बहती है मित्रों, ये तीन तरह की नदियां बहती है, यानी राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है वो तीन तरह का है। इस अपवाह तंत्र को, राजस्थान वाले अपवाह तंत्र को हम कैसे मानते हैं, ये देखें तो राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है, ये अपवाह तंत्र तीन
प्रकार का है, यानी जैसे जल बहता है, जैसे राजस्थान की नदियां हैं। ये क्या है कि नंबर एक तो हमारे यहां आंतरिक प्रवाह प्रणाली, प्रवाह प्रणाली वाली नदियां, यानी ऐसी नदियां, इनको हम लिखेंगे भी और बाद में एक एक करके इनका विभाजन भी करेंगे, उदाहरण भी देखेंगे कि हमारी ऐसी नदियां जो क्या है, जो अपना जल किसी सागर अथवा समुद्र तक नहीं लेके जाती और जिसकी उत्पत्ति का भी कोई निश्चित स्थान नहीं होता और समापन का भी वास्तव में पूरी तरह से कोई निश्चित स्थान नहीं होता, ऐसी नदियां क्या कहलाती है, आंतरिक प्रवाह प्रणाली की नदी कहलाती है। और ये राजस्थान में सबसे अधिक 60% भाग पर है। दूसरा हम बात करें मित्रों, तो दूसरे अपने को ध्यान रखने हैं कि दूसरे प्रकार का प्रवाह तंत्र है, वह है अरब सागर। अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां। अब अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली जो नदियां हैं, ये हमारी टोटल जो नदियां हैं राजस्थान में, उसकी 17% है लगभग, यानी कुल जल का, हमारी जो टोटल जल है, इस टोटल जल का 17% है। ये 17% किधर ले जाते हैं, अरब सागर की ओर ले जाते हैं। इसके बाद में तीसरा प्रकार कौन सा है, बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां। अब बंगाल की खाड़ी की ओर जल जो ले जाती हैं, ये नदियां लगभग 23% जल ले जाती है। हमारा अपवाह चित्र का कितना भाग गिरती है, अपवाह चित्र का भाग गिरती है वो 23%, यानी सबसे अधिक आंतरिक प्रवाह प्रणाली की, उसके बाद में बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियों का अपवाह चित्र है, फिर अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियों का अपवाह चित्र है। अब इसको समझते हैं जो हम पीछे समझना चाह रहे हैं, क्या है कि ये यहां से जैसे क्या है कि अजमेर है, अजमेर से क्या है, कौन सी नदी निकलती है, अजमेर से नदी निकलती है, वो यहां से लूनी नदी निकलती है। कौन सी, लूनी, लूनी नदी है, ये अरब सागर की ओर जल ली जाती है। ठीक है, यहां सिरोही से पश्चिम बनास नदी निकलती है, ये अपना जल किधर ले जाती है, अरब सागर की ओर ले जाती है। यहां उदयपुर के कोटड़ा की पहाड़ियों से साबरमती नदी निकलती है, जो निकलती ही राजस्थान से है, पर मुख्यतः अपना जल कहां लेकर जाती है, जल बंगाल की खाड़ी की ओर लेके जाती है। और इधर कहां से, इधर मित्रों नदी आती हैं मध्य प्रदेश से, राजस्थान में घुसती हैं और फिर वापस मध्य प्रदेश की ओर चली जाती है। ये कौन सी नदी है, माही, ये अपना जल कहां ले जाती है, ये अरब सागर में ले जाती है। यानी हम मोटे तौर पे कहे मित्रों, तो ये मुख्यतः क्या है कि जल ले जाती है, ये 4 नदियां हैं जो अपना अरब, 4 नदियां और उसकी सहायक नदियां, लूनी, पश्चिम बनास, साबरमती और माही। एक बार समझते हैं फिर व्याख्या सहित सभी को देखेंगे। ठीक है, तो ये इधर जल ले जाती है, तो इनको कहते हैं अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां। अब ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये इसका ढाल इधर है और इधर है, तो इधर वाला तो इधर आ गया, और इधर जो नदियां ले जाती हैं, इन नदियों में हमारे एक तो यहां
राजसमंद से नदी निकलती है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, यहां पर ये कौन सी नदी है? बनास नदी है। इधर से एक नदी आती है, इधर से एक नदी आती है यहां से, और ऐसे अपना जल ली जाती है आगे। ये कौन सी है? चंबल, चंबल नदी। और अपने को ये ध्यान रखना है मित्रों कि यहां से जयपुर से बैराट की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है और अपना जल ले जाती है किधर? यमुना की ओर। यमुना गंगा में ले जाती है, और गंगा आगे कहां ले जाती है? गंगा आगे ले जाती है बंगाल की खाड़ी में। और यहां से करौली से भी एक नदी निकलती है, गंभीर, ये भी अपना जल इधर ले जाती है। यानी इधर जल ले जाने वाली नदियों में चंबल, चंबल की सहायक नदी बनास अलग से लिखते हैं, गंभीर, बाणगंगा, ये जल ले जाती है इधर बंगाल की खाड़ी की ओर, और इनकी सहायक नदियां। ठीक है। अब क्या है कि तीसरे प्रकार का जो सबसे अधिक फैला हुआ है वह है आंतरिक प्रवाह प्रणाली। और आंतरिक प्रवाह प्रणाली में वे नदियां आती हैं जो अपना जल किसी सागर अथवा समुद्र तक नहीं ले जाती, जिनका समापन है, मुख्य तौर पर हम कहें तो समापन है वो क्या है? वो कहीं स्थलीय भाग में ही विलीन हो जाती है। ऐसी नदियां सबसे अधिक है, 60% भाग पर है। तो एक तो बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां, अरब सागर की जल ले जाने वाली नदियां, और यहाँ कुछ नदियां ऐसी पाई जाती हैं जो अपना जल है वो कहां ले जाती हैं? जल अपना कहीं भी नहीं ले जाती, स्थलीय भाग में विलीन होती हैं, वो आंतरिक प्रवाह प्रणाली की नदियां कहलाती है। यानी यहां क्या है, इसको हम देखें कि ये अपना जल किसी सागर अथवा महासागर तक ने ले जाकर स्थलीय भाग में विलीन हो जाती है। स्थलीय भाग में विलीन हो जाती है, वो कौन सी है? आंतरिक प्रवाह प्रणाली की नदियां। उदाहरण, अब देखिए उदाहरण में सर्वप्रमुख आता है घग्गर, घग्गर नदी, कांतली, काकनी, साबी, मेंथा, रूपनगढ़ आदि। अब यहां एक ध्यान रखना है कि बाणगंगा नदी है, इस बाणगंगा नदी को भी हम यहां रखते हैं, पर बाणगंगा नदी को हम इधर भी रखते हैं। क्या करते हैं? बाणगंगा नदी को हम इधर भी रखते हैं, वो अपने उसको देखते हैं भी किस तरह से रखते हैं। तो ये प्रमुख नदियां हैं। इधर क्या है? आंतरिक प्रवाह प्रणाली की, जिनका समापन कहीं से हो, और समापन है वो किसी स्थलीय भाग में होता है, कहीं ना कहीं कहां होता है उनकी हम बात करेंगे। अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां हैं, इनमें हमने बात की किसकी? 4 नदियों की, प्रमुख तौर पर लूनी, पश्चिम बनास, ध्यान रखना है, एक तो सीधी बनास है और एक कौन सी है? पश्चिम बनास। इसके बाद में साबरमती,
जो गुजरात की मुख्य नदी है, राजस्थान से निकलती है, और माही। माही ये नदियां हैं, ये अरब सागर की ओर अपना जल ले जाती है। इसके बाद हम इधर बात करें बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियों में, तो इन नदियों में प्रमुख नदी कौन सी आ गई? चंबल। हालांकि बनास है वो चंबल की सहायक नदी है, पर फिर भी हम इसको लिखते हैं। नेक्स्ट गंभीर, और चौथी बाणगंगा। अब यहां ध्यान रखेंगे मित्रों कि राजस्थान से 3 नदियां ऐसी है, चंबल, गंभीर और बाणगंगा, जो सीधा जल अपना कहां ले जाती है? यमुना में ले जाती है। बाकी चंबल की सहायक नदियां लगभग लगभग, गंभीर की भी है हालांकि कुछ कुछ, बाणगंगा की भी है। इनकी हम चर्चा करेंगे जब एक एक हम इसका अध्ययन करेंगे। अब देखिए बाणगंगा को यहां हम बंगाल की खाड़ी की जल ले जाने वाली नदियों में भी रखते हैं, बाणगंगा को हम आंतरिक प्रवाह प्रणाली में वाली नदियों में भी रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि जो हमारी क्या है कि आंतरिक प्रवाह प्रणाली की जो नदियां हैं वो क्या ले जाती है? अपना जल किसी सागर अथवा समुद्र तक नहीं लेके जाती। और बाणगंगा है, ये आजकल अपना जल है वो यमुना तक नहीं पहुंचा पाती है, पहले ही वो क्या है कि रुक जाती है अथवा सूख जाती है, हम ये कह रहे हैं। तो ये जल उसका क्या है, किसी सागर अथवा महासागर तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए हम इसको कहे कि आंतरिक प्रवाह प्रणाली नदी में रखते हैं। और चूंकि अधिक बरसात हो जाती है, ज्यादा बरसात हो जाती है, तो इसका जल यमुना तक पहुंचता है, और जब यमुना में पहुंच गया और पहले प्राचीन काल से पहुंचता आ रहा है, तो तब इसको मुख्य तौर पर हमने किस में सम्मिलित किया था? अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियों में इसको सम्मिलित किया था। इनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, वो देखेंगे आंतरिक प्रवाह प्रणाली वाली नदियां। आंतरिक प्रवाह प्रणाली वाली नदियां अब देखिए आंतरिक प्रवाह प्रणाली वाली नदियों में आज हम जो विश्लेषण करेंगे, ये हमारा आज का विश्लेषण रहेगा वो घग्गर नदी पे रहेगा। कौन सी नदी पे? घग्गर नदी पर, और ये प्रमुख नदी है। तो आंतरिक प्रवाह प्रणाली, इसको ए बी कर देते हैं, इसको ए कर दो अपने, ठीक है। अब यहां हम पहली नदी लिखते हैं, वो लिखते हैं घग्गर नदी। पहले तो आप ये समझिए कि ये घग्गर नदी है, ये कहां से आती है, कैसे जाती है, क्या इसमें इसका सीन है। तो जो घग्गर नदी है मित्रों, ये घग्गर नदी कहां से निकलती है? इसका जो उद्गम स्थल है वह है शिवालिक की पहाड़ियां। शिवालिक की पहाड़ियां हैं, और इसको कालका पहाड़ियां भी कहते हैं, मुख्य तौर पर शिवालिक पहाड़ियां कहते हैं। और कहां पे है ये है हिमाचल प्रदेश में। शिवालिक पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश में है, यहां से ये निकलती है। अपने राजस्थान का क्या है, राजस्थान का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग जिसमें क्या है कि जिसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले आते हैं, राजस्थान का उत्तरी भाग जिसमें कौन से जिले आते हैं? गंगानगर और हनुमानगढ़ आते हैं। यहां पर ये क्या है कि ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। यहां ज्यादा स्पेस मैंने नहीं लिया है, हमको ये समझना ही है कि ये हिमाचल प्रदेश में बहती है, ठीक है। फिर पंजाब में बहती है, कहां पे? पंजाब। और फिर कहां बहती है? हरियाणा में।
यानी ये जो नदी है, कौन सी नदी, ये जो हमारी नदी है घग्गर नदी, ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में बहती हुई ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान में जो प्रवेश करती है, पहले इसको पूरे को मैं बना देता हूं अच्छी तरह से ताकि आपको समझ में आ जाए कि अपने को क्या देखना है। अपने को ये देखना है कि घग्गर नदी बहती कहाँ है। तो ये तो क्या आगे, ये तो हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, आगे राजस्थान में प्रवेश किया। राजस्थान में हनुमानगढ़, गंगानगर, और फिर क्या है कि इसका अंतिम गंतव्य स्थल है, ये यहां आ जाता है। अंतिम गंतव्य स्थल कहां आता है, इसकी भी हम एक एक करके चर्चा करते हैं। अब यहां क्या है कि ये यहां राजस्थान में प्रवेश करती है। इसका जो राजस्थान में प्रवेश है, ये तलवाड़ा झील अथवा तलवाड़ा गांव ही बोलते हैं। किस जिले में है, हनुमानगढ़ में। यहां ये राजस्थान में प्रवेश करती है। एक तो अपने को ये ध्यान रखना है। फिर ये हनुमानगढ़ में बहती है, गंगानगर बहती है, और फिर ये पाकिस्तान की ओर चली जाती है। ठीक है, पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास दुर्ग था। इसके आसपास फोर्ट अब्बास दुर्ग है, नाम इसका आ गया फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास, ये फोर्ट अब्बास कहां है, ये फोर्ट अब्बास है बहावल नगर, जिला इसका बहावल नगर है, पंजाब पाकिस्तान। राज्य पंजाब प्रांत है वहां पे पाकिस्तान में। बहावल नगर पंजाब पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक पहले ये जाती थी। ठीक है, अब ये क्या है कि सूरतगढ़ के आसपास ही विलीन हो जाती है। क्या हो जाती है, सूरतगढ़ के आसपास ही विलीन हो जाती है। हमें इसमें राजस्थान में देखना है कि राजस्थान में एक तो इसके किनारे बटनेर दुर्ग है। बटनेर जो दुर्ग है हनुमानगढ़ जिले में, ये इस नदी के किनारे है। दूसरा, बटनेर दुर्ग है कहां, तो ये हनुमानगढ़ में ही है, हनुमानगढ़ में। तीसरा, कि हनुमानगढ़ की एक तहसील है पीलीबंगा, ये भी इसके किनारे बसी हुई है। चौथा, प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल कालीबंगा, वो भी इस नदी के किनारे है, ये भी पीलीबंगा तहसील हनुमानगढ़ में है। फिर सूरतगढ़, ये गंगानगर का शहर है, और ये सूरतगढ़ भी इस नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर अनूपगढ़, ये अनूपगढ़ भी गंगानगर जिले का शहर है और इस नदी के किनारे बसा हुआ है। यानी बेसिक सी बातें एक एक करके मैं लिखवाऊंगा सारी बातें आपको। आपको क्या ध्यान रखना है बड़े तौर पर कि घग्गर कहां से आई, कहां गई, घग्गर किन राज्यों में से बही, किस देश में बही, और कौन से शहर इसके किनारे प्रमुखता है, कौन सा दुर्ग मुख्य तौर पर है। हालांकि अनूपगढ़ में अनूपगढ़ किला भी है पर प्रसिद्ध नहीं है। बटनेर है प्रसिद्ध दुर्ग, क्योंकि अब खंडर अवशेष है। सूरतगढ़ में सूरतगढ़ दुर्ग भी है पर खंडर अवशेष है, अभी दुर्ग की स्थिति में नहीं है। कालीबंगा प्रसिद्ध स्थल है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि इस तरह से इसका भाव है। ठीक है, अब भाव तो हमें समझ में आया। अब हमें समझ में क्या आना चाहिए, अब हमें समझ में आने चाहिए क्वेश्चन के हमारे इस पे क्वेश्चन क्या बनते हैं। कोई भी नदी है
इस नदी पर बेसिक जो क्वेश्चन बनते हैं मित्रों, ये बेसिक क्वेश्चन क्या बनते हैं? सबसे पहला आता है उद्गम स्थल, यानी उद्गम कहां से होता है इस नदी का। तो ये हमने लिखा है कहां से होता है, शिवालिक पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। फिर कोई भी नदी होती है उसका प्रवाह चित्र होता है। अब देखिए प्रवाह चित्र है, इसको हम दो रूप में लिखेंगे। ज्यादातर नदियों का प्रवाह चित्र हम एक ही लिखते हैं कि कौन कौन सी जिलों में बहती है। अब इसका क्या है प्रवाह चित्र, एक तो ऑल ओवर स्टार्टिंग शिवालिक की पहाड़ियों से फोर्ट अब्बास तक, और एक लिखेंगे हम जिले। तो पहले ये कहां है, सबसे पहले ये हिमाचल प्रदेश में, इसके बाद में पंजाब, पंजाब के बाद में हरियाणा, हरियाणा के बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में पाकिस्तान। हालांकि क्या है, पाकिस्तान में पहले कभी बहती थी, आजकल इसका जल नहीं जा पाता है, पर हमें इसके प्रवाह चित्र को ध्यान रखना है। तो ये प्रवाह चित्र है। और अपने को मित्रों ये भी साथ में ध्यान रखना है कि हमारी क्या है, कि हमारी ये एकमात्र नदी है जो अंतरराष्ट्रीय नदी है, यानी किसी दूसरे देश में जाती है। क्या है कि हमारी एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी है ये। तो इसको क्योंकि पाकिस्तान में जाती है, बाकी राजस्थान की कोई भी नदी पाकिस्तान या कह दे अन्य किसी देश में नहीं जाती। समापन, अब देखिए ये तीन बेसिक क्वेश्चन होते हैं, हर एक नदी के होते हैं। समापन, इसका समापन कहां होता है? तो समापन कहें तो इसमें क्या है कि समापन, क्योंकि समापन वास्तव में तो क्या होता है साथियों, कि डायरेक्ट टू द पॉइंट समापन उन्हीं नदियों का होता है जो किसी सागर अथवा समुद्र तक अपना जल लेके जाती है। जैसे बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां हैं या अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां। पर यहां इसका समापन है, इसका ये समापन हम दो तरह से देख लेंगे मित्रों। एक तो क्या है, एक तो इसका क्वेश्चन आता है कि अंतिम गंतव्य स्थल ये पूछा जा रहा है, यानी लास्ट बिंदु जहां तक ये अधिकतम जा सकती है, अंतिम गंतव्य स्थल। अब देखिए अंतिम गंतव्य स्थल है, ये है फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास कहां है? पाकिस्तान में है, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में सेकंड अपने को क्या ध्यान रखना है कि आजकल ये वर्तमान में सूरतगढ़ श्री गंगानगर है, सूरतगढ़ के आसपास विलीन हो जाती है, यानी आगे नहीं जा पाती, बस इतना ही पहुंच पाती है। ये अपने को ध्यान रखना है, आजकल का इसका ये स्थिति है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं, ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गए। अब आप एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम इसके क्वेश्चन लिखते हैं कि इसमें क्या है कि ये हमने लिख लिया प्रवाह चित्र का है कि राजस्थान में प्रवेश कहां से, तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ से। राजस्थान में प्रवाह, ये प्रवाह चित्र सेकंड अपने नोट नहीं किया, बात करके छोड़ दी अपने। प्रवाह चित्र सेकंड हम क्या है लिखेंगे, वो होते हैं जिले, यानी राजस्थान में कहां का प्रवाह होता है इसका राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में बहती है ये, और हनुमानगढ़ के बाद में कहां बहती है, गंगानगर में बहती है। हनुमानगढ़ व गंगानगर जिलों में ये बहती है। अब देखिए यहां ध्यान रखेंगे कि राजस्थान में सबसे कम नदियों वाला संभाग कौन सा है,
बीकानेर संभाग। और बीकानेर संभाग में नदियां कितनी है? एक है। कौन सी? घग्गर। ये भी अपने को ध्यान रखना है। बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं, बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। इसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ में घग्गर नदी बहती है। बीकानेर और चूरू राजस्थान के 2 ही ऐसे जिले हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं बहती, बाकी 31 जिलों में कोई ना कोई नदी जरूर बहती है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये दूसरा प्रवाह चित्र गंगानगर हनुमानगढ़। तीसरा, इसके किनारे बसे प्रमुख शहर, दुर्ग और सभ्यता। तो हनुमानगढ़ शहर है, पीलीबंगा शहर है, सूरतगढ़ शहर है, अनूपगढ़ शहर है। सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा है। दुर्ग कौन सा है? भटनेर है। और फिर ये अपना अंतिम कहां ले जाती है? फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास में अब ये शिवालिक की पहाड़ियों से स्टार्ट होके फोर्ट अब्बास तक इसकी जो टोटल दूरी है, ये दूरी है 465 किलोमीटर। तो ये आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे लंबी नदी है। कैसी? सबसे लंबी नदी है। कौन सी? आंतरिक प्रवाह प्रणाली की। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो ये तो हमने देखा। अब हम लिखते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन हमें हमारे चलेंगे वो के राजस्थान में प्रवेश। राजस्थान में प्रवेश। अब राजस्थान में इसका प्रवेश है, यह है तलवाड़ा झील। तलवाड़ा गांव भी है, ध्यान रखना, यहां पास में हनुमानगढ़। ठीक है। अब यहां एक चीज और ध्यान रखेंगे, और वो ये रखेंगे कि ये राजस्थान की सबसे नीची झील है। राजस्थान की सबसे नीची झील कौन सी है? तलवाड़ा नाम का एक स्थल कहां पे? बांसवाड़ा में भी है। सबसे नीची झील। ये सारी चीजें मैं आपको लिखवा देता हूं ताकि किसी भी रूप में कंफ्यूजन न रहे भविष्य में जब भी आप पढ़ो। ये राजस्थान की सबसे नीची झील है, एक बात। सेकंड ध्यान रखेंगे कि नक्की झील। नक्की झील कहां पे है? सिरोही में, माउंट आबू। नक्की झील सिरोही जिले में है, माउंट आबू में सिरोही। ये क्या है? राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील है। और इसके अलावा अपने को ध्यान रखना है, तलवाड़ा नामक स्थान बांसवाड़ा जिले में भी है। बांसवाड़ा जिले में भी है। ये वहां क्या है? जिले में भी है। वहां देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और साथ में अपने को ध्यान रखना है, यहाँ क्या है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। ये ज्यादा अपने नहीं लिखेंगे, फिर हो जाएगा, बस इतना सा ध्यान रखना है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। और मैगजीन जो एक खनिज है वो भी यहां से निकाला गया, बांसवाड़ा वाले से। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे राजस्थान प्रवेश के साथ। इसके बाद फिर हम आगे बढ़े, तो हम आगे देखते हैं कि राजस्थान में प्रवेश के बाद में इसके किनारे बसे प्रमुख शहर। किनारे बसे प्रमुख शहर। एक तो शहर लिखेंगे हम, और क्या लिखेंगे? दुर्ग। और क्या लिखेंगे? सभ्यता। यानी यही चीजें तो हमने देखी है कि क्या चीजें हैं। अब यहां अपने को ध्यान रखना है कि प्रमुख शहर स्टार्टिंग से हम बात करते हैं तो हनुमानगढ़ शहर बसा हुआ है। हनुमानगढ़ के बाद में पीलीबंगा इसके किनारे बसा हुआ है। पीलीबंगा के बाद में ये दोनों सूरत ये कहां के हैं? ये हनुमानगढ़ के हैं, पीलीबंगा और हनुमानगढ़। सूरतगढ़ गंगानगर का है।
अनूपगढ़ गंगानगर का है। अनूपगढ़ ये शहर है, ये बसे हुए हैं इसके किनारे। ठीक है। दुर्ग कौन सा है? भटनेर दुर्ग। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है, हनुमानगढ़ में है, इस नदी के किनारे हैं, सबसे अधिक विदेशी आक्रमण यहां होते हैं, है ना। ये दुर्ग देखेंगे तब अपनी बात करेंगे। एकमात्र ईंटों से निर्मित राजस्थान का दुर्ग है भटनेर दुर्ग। सभ्यता, सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा। सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता है, वो इस नदी के किनारे है। ये अपने इतना ध्यान रख लेंगे। ये तो सीधे जो अपने को सामने दिख रहे हैं वो क्वेश्चन। इसके बाद घग्गर नदी पे क्या आते हैं? इसके उपनाम। अब देखिए उपनाम की चर्चा जहां भी होती है वो अपने को ध्यान रखनी है कि राजस्थान में क्या है, सबसे अधिक उपनाम किस नदी के हैं? तो सबसे अधिक उपनाम है वो घग्गर नदी के। घग्गर नदी को क्या कहते हैं? नंबर 1, इसको कहा जाता है दृश्यवती। कब? प्राचीन काल में, यानी जो यहां माना जाता है कि घग्गर बहती थी, इसकी जगह सरस्वती नदी बहती थी और जिसका मूल नाम क्या था? दृश्यवती था। इसे कहा जाता है लेटी हुई नदी। लेटी हुई नदी इसे कहते हैं। इसे कहते हैं सोतर नदी। इसे कहते हैं मृत नदी। इसे कहते हैं नट नदी और इसे कहते हैं चोतांग नदी। चोतांग नदी। ये तो क्या है कि सीधे सीधे इसके उपनाम हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। इन उपनामों के अलावा मित्रों, इन उपनामों के अलावा क्या है? नाली। नाली है, वो क्या है? नाली इसके प्रवाह क्षेत्र को, प्रवाह क्षेत्र या इसको कहा जाता है इसके पाट को, यानी जहां पानी बहता है, बीच में जो पानी बहता है ना वो वाला स्थान। तो इसके प्रवाह क्षेत्र यानी पाट को हनुमानगढ़ व गंगानगर जिलों में, गंगानगर जिलों में नाली के नाम से जाना जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है साथियों। अब इसके अलावा एक ध्यान और रखेंगे बात कि वो ये कि नाली क्या है हमारे इसी क्षेत्र में। नाली इसी क्षेत्र में यानी गंगानगर हनुमानगढ़ में क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ की एक नस्ल भी है। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो ये इस क्षेत्र में पाई जाने वाली एक क्या है? भेड़ की नस्ल भी है। तो इस पर हम गौर करेंगे, ध्यान देंगे और अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक। एक तो ये अन्य इन नामों के अलावा ये बात होगी। दूसरा क्या है?
दूसरा अपने को ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछा जाता है हकरा, ये भी इंपोर्टेंट रहता है हकरा का। हकरा क्या है? हकरा क्या है कि जो घग्गर नदी है इसके प्रवाह क्षेत्र को पाकिस्तान में हकरा नाम से जाना जाता है। क्या है? घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को पाकिस्तान में इस नाम से जाना जाता है, इस नाम से जाना जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है साथियों, इस पर हमें गौर करना है। तो अब देखिए ये नाम, इसके अलावा ये वाले नाम, इन पर आप थोड़ा गौर करेंगे। ठीक है साथियों, इसके बाद में इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं आगे, कुल लंबाई, ये जो हमारी नदी है घग्गर नदी, इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 465 किलोमीटर। अब कुल लंबाई का तात्पर्य जैसे मैंने पहले भी स्पष्ट कर दिया आपको, कुल लंबाई का तात्पर्य है शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से लेकर फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक। तो ये क्या है? आंतरिक प्रवाह प्रणाली की, आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे लंबी नदी है। अब देखिए मित्रों, सीधा हम कहें कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल है। ठीक है, पूर्णतः भाव के आधार पर राजस्थान में सबसे लंबी कौन सी है? बनास है। अगर कहें कि आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो घग्गर है। और अगर इसी को हम दूसरे रूप में कहें कि पूर्णतः राजस्थान में प्रवाह के आधार पर, पूर्णतः राजस्थान में प्रवाह के आधार पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे लंबी नदी, आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे लंबी नदी पूर्णतः राजस्थान में प्रवाह के आधार पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये सबसे लंबी नदी है कांतली। अब कांतली का फुल डिटेल्ड अपने आगे देखेंगे। 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी लंबाई है? 100 किलोमीटर है। पूर्णतः राजस्थान में बहाव के आधार पर अगर बात करें तो कांतली आएगी। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि घग्गर नदी राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी है। राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी है। ठीक है, और इसके साथ ही अभी एक क्वेश्चन आया था पेपर में कोई कि ये राजस्थान में ऐसे प्रवेश करती है, यानी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली ये एकमात्र नदी है। क्या है?
राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली यह एकमात्र नदी है। तो ये क्या है कि ये जो घग्गर नदी है, इस घग्गर नदी पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक बार अपने थोड़ा सा फ्लैशबैक डाल लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि अरावली विभाजक है, महान जल विभाजक का काम करती है। इसके इधर अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां हैं, प्रमुखतः अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां, और इधर बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियों को बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां कहते हैं। इसके अलावा ऐसी नदियां जो क्या है अपना जल किसी सागर अथवा समुद्र तक नहीं ले जाती, उन्हें आंतरिक प्रवाह प्रणाली की कहते हैं, और ये सबसे बड़ा है, 60% है, और इसमें प्रमुख नदियों के उदाहरण हमने लिखे हैं। इसके बाद में उदाहरण है, बाकी अपने चलते हुए करेंगे। अरब सागर की ओर ले जाने वाली नदियां हैं और ये है। इसके बाद में हमने आंतरिक प्रवाह प्रणाली की नदियों को प्रारंभ किया है, और हमने समझा है आज एक नदी कौन सी, घग्गर नदी। अब घग्गर नदी में किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उन पे अपने पूरी चर्चा की है। तो ये घग्गर नदी के क्वेश्चन रहेंगे साथियों, और मैं ये समझता हूं कि घग्गर नदी में यहां से बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या है, यहां से बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे की नदियों को देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।